विद्यार्थियों, आज फिर पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज नंबर 1। हरि ने 1,60,000 रुपये नकद पूंजी से व्यापार शुरू किया। ये आपके सामने एक व्यवहार है। हरि ने 1,60,000 रुपये नकद पूंजी से व्यापार शुरू किया। दो खाते इसमें प्रभावित हो रहे हैं। नंबर 1 कैश, नंबर 2 कैपिटल। आज मैं आपके स्पेशल हर व्यवहार के 4-4, 3-3 व्यवहार ले रहा हूँ, जिसमें हरि ने 1,60,000 नकद पूंजी से व्यापार शुरू किया। दो अकाउंट निकलेंगे, कैश और कैपिटल। कैपिटल के आगे हरि भी लगा सकते हैं, तो कैश और हरि कैपिटल। अब इनकी जाति आप देखिए, क्या कैश वस्तुगत खाता है, कैपिटल एक व्यक्तिगत खाता है। अब नियम की बात करें, कैश वस्तुगत खाता, इसके नियम है आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। कैश आ रहा है, आने वाली वस्तु को कर दिया डीआर। कैपिटल व्यापार का स्वामी दे रहा है, कैपिटल के आगे हरि है, जैसे हरि कैपिटल, एच कैपिटल, एच देने वाला है, हरि देने वाला है, और देने वाले को आप करते हैं सीआर। पूरा समय पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले को सीआर। व्यापार को हरि पूंजी दे रहा है कैश के रूप में, तो सीआर। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। 1,60,000, 1,60,000। इसमें 4 स्टेप है। नंबर 1 दो खाते निकालिए, इनकी जाति तय कीजिए, नियम से डेबिट और क्रेडिट कीजिए, फिर एलिजिबिलिटी के अनुसार आपका ये है। और प्रारूप क्या करना पड़ेगा, एक दो दिन और अभ्यास करते हैं, फिर मैं प्रारूप के अनुसार कराऊंगा। इसके साथ में इसका लिखना पड़ेगा विगत, ब्योरा एंड नरेशन, वो बाद में आएगा। नंबर 2, हरि ने 1,00,000 रुपये नकद, 1,00,000 रुपये नकद से व्यापार शुरू किया, जिसमें 30,000 रुपये पत्नी से लिया गया ऋण शामिल है। जो पहला लेन देन है उसमें आप उसी प्रकार का लेन देन सेकंड में लिया है। तो हरि ने 1,00,000 रुपये नकद से व्यापार शुरू करने जा रहा है, लेकिन 30,000 रुपये अपनी पत्नी से जो ऋण लिया है, लोन लिया है, कर्जा लिया है, वो 1,00,000 में शामिल है। तो 3 खाते आ गए, कैश, वाइफ लोन, कैपिटल। इतना ध्यान रखना, व्यापार का स्वामी व्यापार को कोई भी एसेट, कोई भी मर्द बिजनेस को सौंप रहा है, वो उसकी पूंजी कराएगी। अब इसमें 3 अकाउंट आए, 1,00,000 रुपये कैश के आगे आपका 1,00,000 रुपये है, वाइफ लोन 30,000, और खुद का जो पैसा वो 70,000 रुपये है। तो खुद की जो राशि है, नकद है, वो आपकी पूंजी कराएगी व्यापार के स्वामी की। बाकी लोन है, कर्जा है, दायित्व है। अब इसका 3 अकाउंट है, कैश, वाइफ लोन और कैपिटल। अब कैश कैसा खाता है, वस्तुगत खाता है, इसकी जाति तय करें। वाइफ लोन व्यक्तिगत खाता, कैपिटल व्यक्तिगत खाता। अब नियम की बात करें, वस्तुगत खाते का नियम है आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। व्यापार में जो भी वस्तु आने उसको डेबिट करेंगे, तो कैश के आगे होगा डीआर। अब वाइफ लोन ये व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, और नियम है पाने वाले व्यक्ति को डीआर और देने वाले व्यक्ति को सीआर। अब ये वाइफ देने वाली है, देने वाले को आप करेंगे सीआर। और ये जो कैपिटल है, ये व्यापार का स्वामी मालिक व्यापार को सौंप रहा 70,000 रुपये देने वाला है, इसको करेंगे सीआर। और एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर
1,00,000 रुपए, 1,00,000 टू वाइफ फ्रॉम, टू वाइफ फ्रॉम 30,000, और टू कैपिटल व्यापार को स्वामी जो खुद के साधनों से जो पैसा दे रहा है व्यापार को, उसकी पूंजी कहलाएगी 70,000 रुपए। ये एंट्री होगी। तो फर्स्ट में आपने कैसे कैपिटल 1,60, जबकि सेकेंड एंट्री में 1,00,000 रुपए नकद, उसमें 30,000 का पत्नी से लिया ऋण है, बाकी 100 की पूंजी है। तो कैसे अकाउंट दिया 1,00,000, तो वाइफ अकाउंट 30,000 टू कैपिटल अकाउंट 70,000। नंबर 3, हरि ने 1,00,000 रुपए नकद, 40,000 रुपए के कंप्यूटर 30,000 रुपए के फर्नीचर से व्यापार शुरू किया। अब इसमें देखिए हरी क्या क्या दे रहा है, कैश भी दे रहा है, बिजनेस कंप्यूटर दे रहा है और फंड दे रहा है। आप कहेंगे कैसे, ये नकद 1,00,000 रुपए घर से बिजनेस में डाल रहा है, 40,000 रुपए का कंप्यूटर जो पर्सनल था घर पे उसने ले रखा था, उसकी कॉस्ट है 40,000 रुपए है। तो एक कंप्यूटर भी बिजनेस को सौंप रहा है और 30,000 रुपए का फर्नीचर जो घर पे पड़ा है उसको भी बिजनेस को सौंप रहा है। तो सारी मदें ये जितनी भी है ये सारी परिसंपत्तियां कहलाएगी और सबको जोड़ेंगे, ये इसकी पूंजी कहलाएगी। इसमें 4 अकाउंट आ रहे हैं, कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये तीनों मिलकर कहलाएगी कैपिटल। व्यापार का स्वामी व्यापार को कुछ भी देता है उसकी पूंजी कहलाएगी। अब उसकी जाति देखिए, कैश वस्तुगत खाता है, कंप्यूटर भी वस्तुगत खाता है, फर्नीचर भी वस्तुगत खाता है, कैपिटल एक व्यक्तिगत खाता। अब आप नियम की बात करें, वस्तुगत खाते का नियम, आने वाली वस्तु को दिया, जाने वाली वस्तु को सिया। व्यापार में 3 चीजें आ रही है, कैश आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे, तीनों डीआर होगा, डीआर कैश डीआर होगा, कंप्यूटर डीआर होगा, फर्नीचर डीआर होगा। और कैपिटल आप जानते हैं ये व्यक्तिगत खाता है, तो व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। व्यापार का स्वामी दे रहा बिजनेस को, तो ये होगा सीआर। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर 1,00,000 रुपए, कंप्यूटर अकाउंट डीआर 40,000, सॉरी 30,000, 40,000 सॉरी। और फर्नीचर अकाउंट डीआर 30,000। और ये तीनों राशि मिलकर करेंगे कैपिटल, पूंजी को आप करेंगे सीआर, टू कैपिटल अकाउंट। और राशि जोड़िए, 1,00,000 प्लस 40 प्लस 30 170, 1,70,000 रुपये से पूंजी खाता सीआर होगा। फिर इस प्रकार की एंट्री आ रही है नंबर 4, हरि जो व्यापार का स्वामी है, घरेलू भवन 2,00,000 रुपए जिससे व्यापार को सौंप दिया, व्यापार में लगा दिया। इसके लिए आशय है, बिल्डिंग जो पर्सनल है इसकी, और उस बिल्डिंग को बिजनेस को सौंप रहा है, तो ये बिल्डिंग व्यापार में आ रही है, जबकि उसकी पूंजी कराएगी। 2 अकाउंट प्रोवाइड करें, बिल्डिंग। सेकंड कैपिटल, इस बात को सुने कि
कि व्यापार का स्वामी बिजनेस को कुछ भी सौंपता है, बिजनेस में डालता है, उसकी पूंजी कहलाएगी। और जो वस्तु दे रहा है उसका नाम है बिल्डिंग, एक वस्तुगत खाता है, और कैपिटल एक व्यक्तिगत खाता है। अब याद रखना, वस्तुगत खाते का नियम आप जानते हैं, आने वाली वस्तु को डेबिट, बिल्डिंग आ रही व्यापार में दिया, क्योंकि व्यापार का स्वामी देने वाला है। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। तो व्यापार का स्वामी है सौंप रहा है बिल्डिंग बिजनेस को, तो पूंजी के रूप में ये सीआर हो जाएगा। एंट्री बनेगी आपकी बिल्डिंग अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, राशि 2 लाख, 2 लाख डेबिट होगी, इतनी ही राशि आपकी सीआर होगी। इतना देना कि दोनों लेखा प्रणाली के अंदर जो आप एंट्री कर रहे हैं, जितना डेबिट होगा उतने ही अमाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। अब ये तो 4 एंट्री ली है पूंजी के संदर्भ में, अलग अलग स्थिति को लेते हुए। अब मैं आपको सुना रहा हूं ड्राइंग्स के बारे में। एक है आपका ड्राइंग्स, आहरण, ड्राइंग्स। आप बता देना कि ड्राइंग्स का संबंध व्यापार के स्वामी से है, और ड्राइंग्स का अर्थ होता है व्यापार का स्वामी व्यक्तिगत प्रयोग हेतु, चाहे माल, नकद, किसी संपत्ति को घरेलू प्रयोग हेतु, डोमेस्टिक यूजेज के लिए काम में ले रहा है बिजनेस से, तो उसका ड्राइंग्स बनाएगा। और ड्राइंग्स का सीधा संबंध है पूंजी से, तो ड्राइंग्स से हमेशा पूंजी घटेगी। तो इतना जानना, व्यापार का स्वामी व्यापार से कुछ भी निकालता है या बिजनेस की कोई चीज यूज लेता है घर के लिए, उसका जो मूल्य बनेगा वो ड्राइंग्स बनाएगा। अब इसके एंट्री रहेगा नंबर 5, हरी, व्यापार का स्वामी ने घरेलू प्रयोग हेतु 5,000 रुपये नकद राशि निकाली। अब देखिए, बिजनेस में डाली थी नकद राशि, कैपिटल थी, और व्यापार के स्वामी द्वारा बिजनेस से कुछ भी चीज निकाली जाए वो ड्राइंग्स कराएगा। 2 खाते प्रभावित होंगे। नंबर 1 ड्राइंग, आहरण। नंबर 2 कैश। अब आप इसकी जाति निकालें। ड्राइंग्स जो अकाउंट है वो आपका व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट है। इतना देना कि ड्राइंग्स का सीधा जो संबंध होता है व्यापार के स्वामी से होता है, और ड्राइंग से हमेशा पूंजी घटेगी। और कैश अकाउंट एक वस्तुगत खाता है। अब नियम की बात करें, व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। इस स्थिति के अंदर, इस लेन देन ट्रांजेक्शन के अंदर व्यापार का समय ही पाने वाला है, तो पाने वाले का क्या करेंगे डीआर। अब कैश का कैसे अकाउंट है, रियल अकाउंट वस्तुगत खाता है। नियम है आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। और ये कैश बिजनेस से जा रहा है और जाने वाली वस्तु को करेंगे सीआर। एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, डीआर का बुक लिखना है, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। इस तरीके से ड्राइंग्स की आपकी पहली एंट्री हुई कि हर एक व्यापार का स्वामी है जिसने नकद राशि है घरेलू प्रयोग के लिए बिजनेस से निकाली है। 2 खाते प्रभावित हो रहे, ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स की प्रकृति या इसका जो नेचर है वो पर्सनल है, व्यक्तिगत खाता है, जबकि कैश एक वस्तुगत खाता है। तो व्यक्तिगत का नियम है पाने वाले व्यक्ति को डीआर कीजिए, तो हरी पाने वाला, तो इसका नाम हरी ड्राइंग्स। यदि एक व्यापारी है तो उस व्यापार के स्वामी का नाम नहीं आएगा। मान लो साझेदारी फर्म है, उसमें नाम आएगा, जैसे हरीश ड्राइंग्स अकाउंट दिया, या जहां भी पूंजी आपने सीआर किया तो उसका नाम उसके यहाँ आएगा हरीश कैपिटल। तो यहाँ पाने वाले को डेबिट किया आपने। और कैश एक रियल अकाउंट है, वस्तुगत या वास्तु खाता है, जिसका नियम आपने पढ़ा कि आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। कैश जा रहा है, कैश को आपने सीआर किया। नंबर 6,
देखते हैं नंबर 6। फिर ड्रग्स के बारे में 3-4 और ले रहा हूं। नंबर 6, व्यापार के स्वामी ने घरेलू प्रयोग हेतु माल का आहरण किया, या माल निकाला व्यापार से, माल का आहरण किया 3000 रुपये, ये आपके सामने है। नंबर 7, व्यापार के स्वामी ने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु, घरेलू प्रयोग हेतु, व्यक्तिगत कार्य हेतु निम्न मदों का आहरण किया। नंबर 1, नकद 5000 रुपये। नंबर 2, माल 3000 रुपये। नंबर 3, फर्नीचर 5000 रुपये। ये आपके सामने एक व्यवहार है। अब इसमें 2 लिखे हैं, एक और लिखे हैं। नंबर 8, व्यापार के स्वामी ने अपने पुत्र के शिक्षण शुल्क के 10,000 रुपये, 10,000 रुपये व्यापार से निकाले। ये आपके सामने एक को लेते हैं। नंबर 9, व्यापार के स्वामी ने अपने निजी भवन की मरम्मत के चुकाए 6,000। यह तो कुछ लेन देन है। अब इन सभी के अंदर मैंने आपको ड्रग्स के बारे में आपको समझा रहा हूं, सभी निजी खर्चे हैं। तो पहला आपको दिया है 6ठा नंबर, व्यापार के स्वामी ने घरेलू प्रयोग हेतु माल कांड किया। याद रखें, जो माल आपने परचेज किया है, जो कॉस्ट प्राइस होती है, उसी लागत मूल्य से व्यापार का मालिक विड्रॉ निकाल सकता है व्यापार से। इसमें 2 खाते आएंगे, एक आएगा ड्रॉइंग्स, घरेलू प्रयोग है। सेकंड, परचेज। आप इनके परचेज कैसे आएगा, याद रखें, जो गुड्स हमने विनिमय के लिए परचेज किया है, क्रय विक्रय के लिए, उसका कुछ भाग जो आप निजी प्रयोग के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए व्यापार से निकाल कर घर लेके जा रहे हैं, यूज करेंगे, तो उस पे परचेज की कमी आएगी। और परचेज का संबंध हमेशा लागत मूल्य से होता है, तो लागत मूल्य पर आएगी 3000 रुपये उसने विड्रॉ किया माल का। तो ड्रॉइंग्स और परचेज, ड्रॉइंग्स कैसा करता है, व्यक्तिगत, परचेज वस्तुगत। ये आपको अभ्यास करा रहा हूं। अब समझने के बाद में फिर एंटी आईडी प्रारूप के अंदर अपन सीधे एंट्रीज करने की स्थिति बनाएंगे। तो ड्रॉइंग्स एक पर्सनल अकाउंट है, परचेज एक वस्तु की खाता है, नियम है पाने वाले व्यक्ति को डीआर, व्यापार का मालिक पा रहा है, ये डीआर। और परचेज एक वस्तु है और नियम है आने वाली वस्तु को डीआर, तो जाने वाली वस्तु को सीआर। माल व्यापार से जा रहा है, तो माल परचेज करते हैं तो डेबिट होता है, लेकिन माल जो खरीदा वो उसका कुछ हिस्सा है व्यापार से बाहर जा रहा है, सीआर। क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, राशि 3000। फिर एंट्री इस प्रकार की आ रही है, व्यापार के स्वामी ने व्यक्तिगत डोमेस्टिक यूजेस के लिए व्यक्तिगत प्रयोग हेतु निम्न मदों का आहरण किया। निकासी की बिजनेस से ये 3 चीज जारी है, नकद राशि 5000 जारी है, गुड्स 3000 रुपये और फर्नीचर 5000 रुपये। अब इसमें तीनों चीजें जारी है, कैश, परचेज मनी,
स्टॉक है परचेजेज, फिर आपका फर्नीचर। और कौन ले रहा है? व्यापार का मालिक। इस उपयोग में निजी ब्रोकली, उसके लिए ड्राइंग, 4 अकाउंट आ रहे हैं। ड्राइंग्स, कैश, परचेजेज, फर्नीचर, ये 4 अकाउंट इसमें आ रहे हैं। अब इसमें देखना, अब ड्राइंग्स आप जानते हैं कैसा अकाउंट है? व्यक्तिगत खाता है। कैश वस्तुगत, परचेज वस्तुगत, फर्नीचर वस्तुगत। अब यहां जो पीछे वाली जो एंट्री आपने ली थी, इसमें गुड्स जा रहा है। इसमें 3 चीजें हैं, बिजनेस से जारी है, और इसमें ड्राइंग्स व्यक्तिगत खाता है। नियम आपने बाहर में पढ़ा, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं। जब भी व्यापार का स्वामी निवास निकलेगा, वो पाने वाला डेबिट होगा, उसका नाम ना होगा, ड्राइंग्स के नाम से होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया, क्या होगा? दिया। और ये वस्तुगत खाता है, व्यापार से कैश भी जा रहा है, परचेज गुड्स भी जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है। अब जाने वाली वस्तु सीआर होती है, ये तीनों सीआर होंगे क्योंकि बिजनेस से जा रहे हैं। एंड क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट दिया, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश, टू कैश अकाउंट, मार्केट टू परचेज, जिसको आप स्टॉक कहते हैं, वो हमेशा स्टॉक परचेज का हिस्सा होता है। और टू तीसरी चीज आ रही है फर्नीचर, ये फर्नीचर बिजनेस में जो चीज पड़ी है उसकी निकासी हो रही है, उसकी मूल्य में कमी आ रही है, जारी उसके बाद तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया। और उसके बाद में कैश आपका जा रहा 5,000, माल आपका 3,000, फर्नीचर 5,000, तो कुल ये तीनों मिलकर ड्राइंग्स आपको हो जाएगा 13,000। ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा 13,000। इस तरीके से नहीं बढ़ेगी। ड्राइंग्स अकाउंट भी आप 13,000, टू कैश अकाउंट 5,000, टू परचेज अकाउंट 3,000, टू फर्नीचर 5,000। फिर इस प्रकार का व्यवहार, व्यापार के स्वामी अपने पुत्र के शिक्षण शुल्क के 10,000 रुपये व्यापार से निकाले। अब उसका जो बेटा है, उसकी जो एजुकेशन फी हो चुका रहा है स्कूल को 10,000 रुपये, कहां से निकले? बिजनेस से। और इसका उपयोग किसके लिए हो रहा है? पर्सनल, स्वयं के लिए हो रहा है। इसका बिजनेस से सीधा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो राशि बिजनेस से निकली है वो प्रभावित करेगी बिजनेस को। इसमें एक होगा ड्राइंग्स। कौन पाने वाला है? व्यापार का मालिक हरी। और सेकंड आपका कैश। ड्राइंग्स व्यक्तिगत खाता, कैश वस्तुगत खाता। स्पष्ट नियम, पाने वाले व्यक्ति अनुसार डेबिट होगा, ड्राइंग्स व्यापार का मालिक पाने वाला है, और कैश जा रहा है सीआर। एंट्री क्या करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट दिया, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। बात समझे आप कि व्यापार का स्वामी अपने पुत्र की जो शिक्षण शुल्क है, ट्यूशन फी है, वो पे कर रहा है, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है? बिजनेस से। तो जाने वाली वस्तु किसी और के है, कौन पाने वाले? व्यापार का स्वामी, उसको डेबिट करेंगे। और ड्राइंग से हमेशा पूंजी घटेगी, तो ड्राइंग से अकाउंट दिया तो कैसे अकाउंट 10,000, 10,000, 10,000। फिर इस प्रकार का लेन देन, व्यापार के स्वामी ने अपने निजी भवन की मरम्मत चुकाई। अब आप सोचिए, अपना खुद पर्सनल आपका बिल्डिंग है, उसकी रिपेयरिंग आप करा रहे हैं, तो पैसा कहां से निकला? दुकान से। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सारी बात है वो बिजनेस से रिलेटेड इसमें है। तो बिजनेस का प्रभावित होगा, 6,000 रुपए से प्रभावित होगा, कैश बिजनेस से जा रहा है, लेकिन कौन पाने वाला? व्यापार का मालिक, उसका पर्सनल खर्चा है। तो दो खाते आगे, ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स व्यक्तिगत खाता, कैश वस्तुगत खाता। सीधा नहीं, पाने वाले व्यक्तियों का डीआर, कैश जा रहा है सीआर। एंट्री कब नहीं? ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। राशि 6,000, राशि 6,000। अब बात को समझे, यही बिल्डिंग आपके बिजनेस की होती तो रिक्वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश होगा। ये बिल्डिंग किसकी है? व्यक्ति व्यापार के मालिक की है, उसका खर्चा चुका रहे हैं, वो पैसा बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस के लिए काम नहीं आ रहा है, तो बिजनेस पैसा जा रहा है, कौन पाने वाला? व्यापार का स्वामी, उसके लिए होगा ड्राइंग्स। यस, अगली एंट्री आपकी है नंबर 10।
कार्य उपयोग हेतु, कार्य में उपयोग हेतु कंप्यूटर खरीद 30,000 रुपये। अब याद रखना, ऑफिस बिजनेस लोकेशन और कंप्यूटर आप परचेस कर रहे हैं। अब यहां देखना, माल परचेस करना तो परचेज जाता है, माल के अलावा अन्य कोई परिसंपत्ति यानी एसेट आप परचेस करने जा रहे हैं, उसका उपयोग बिजनेस के अंदर अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आप काम लेते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, अकाउंटिंग में काम लेंगे। मान लो आप मशीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, वो सारी एसेट है, तो उस समय उसका नाम आएगा, दो खाते आएंगे, एक आएगा कंप्यूटर, सेकंड कैश। और यह परचेज नहीं आएगा, क्योंकि परचेजेस का सीधा संबंध माल से होता है, गुड्स से होता है, और गुड्स का आशय होता है वह वस्तु, वह उत्पाद जिसके क्रय करने का उद्देश्य पुनः बेचना हो, जबकि कंप्यूटर का उद्देश्य बेचना नहीं है। बिजनेस के अंदर इससे मैनेजमेंट का अंदर काम आता है, यानी अपन ऑफिशियल परचेज करने जा रहे हैं, किसी को अकाउंटिंग करनी है, तो उसके लिए आप खरीद रहे हैं संपत्ति, तो दो खाते हैं, कंप्यूटर और कैश। वस्तुगत खाता है और कैश भी वस्तुगत। अब नियम की बात करें, आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। व्यापार में कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो आने वाली वस्तु डीआर होगी, कैश जा रहा है, एंड बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 30,000, 30। ये आपका पूरा रफ कार्य है, 3 स्टेप। ये चौथा स्टेप आता है, दो खाते निकाले, उनकी जाति तय की और नेम डेबिट क्रेडिट जो करना वो किया आपने, फिर एडिनेटिंग। ये आपका केवल रफ कार्य है, अभ्यास केवल है। तो कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। भवन खरीद 3 लाख रुपए, ये आपको दे रखा है। बिल्डिंग खरीदी, अब ये जैसे आपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा, ये बिल्डिंग खरीदी, ये भी आपके एसेट है, बिल्डिंग और कैश। हालांकि कैश बड़ा अमाउंट है, चेक के द्वारा पेमेंट होता है, स्टार्टिंग आप समझे, तो दो खाते हैं, बिल्डिंग और कैश, दोनों खाते की जाती है वस्तुगत है, वस्तुगत खाता, वस्तुगत खाता। अब नियम की बात करें, आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। बिल्डिंग आ रही है और कैश जा रहा है, बिल्डिंग डीआर होगा, कैश सीआर होगा, एंड बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर 3 लाख रुपए टू कैश अकाउंट 3 लाख रुपए। ये दोनों एंड सेम है, ये भी आपकी कंप्यूटर एसेट है, बिल्डिंग भी आपके एसेट है। ये कंप्यूटर आ रहा है, डेबिट किया, बिल्डिंग आ रही है, डेबिट किया, कैश जा रहा है, सीआर पे कैश जा रहा है, आपने सीआर किया। नंबर 5, वेतन चुकाया, 5,000 रुपए। नंबर 13, मजदूरी चुकाई 2,000 रुपए। नंबर 14, मरम्मत की चुकाई 3,000 रुपए। अभी तीनों लेन देन एक ही प्रकृति के हैं, देख लीजिए, सैलरी, वेजेस और रिपेयर्स, ये तीनों लाभा निकालते हैं और सब पेमेंट कर रहे हैं कैश। अब तीनों में कैश आ रहा है क्योंकि कैश वस्तु के खर्च जा रहा है, और तीनों आपके खर्चे हैं, आय खर्चे। दो प्रकार के खर्चे होते हैं, आय और पूंजीगत। आय खर्चे, एक होगा सैलरी, एक होगा कैश या वेजेस और कैश।